हेलो दोस्तों, स्वागत है एयू कैंपस पे। दोस्तों, आज का यह वीडियो स्पेशली आप लोग जिसका बहुत ही समय से वेट कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होता है, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं छात्रावास के संबंध में, इस सारी महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली बात यह है कि आप लोग ये जान लीजिए कि कौन कौन से हॉस्टल अलॉट होते हैं। सबसे पहले ये वीडियो में स्पेशली क्या सिर्फ और सिर्फ यूजी के लिए और बेसिकली उसमें से भी बीए, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीकॉम के लिए, बस 4 कोर्सों के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। उन्हीं के हॉस्टल अलॉटमेंट और कैसे हॉस्टल अलॉट होता है उन्हीं के संबंध में महत्वपूर्ण बातें करेंगे। सबसे पहली बात कि कौन कौन से हॉस्टल यूजी में अलॉट होते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ 3 हॉस्टल यूजी में अलॉट होते हैं, जिसमें से पहला है सर सुंदरलाल छात्रावास, दूसरा है सर पीसीबी छात्रावास और तीसरा है केपीयूसी छात्रावास, जिसका मैं अंतावासी हूँ। पहली बात कि छात्रावास में फैसिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, छात्रावास की फैसिलिटीज में सबसे पहली बात अगर हम आप लोगों से बात करें कि छात्रावास में सबसे पहली जो सबसे खूबसूरत बात है कि छात्रावास कैंपस के बिल्कुल ही नज़दीक है। मतलब मैक्सिमम 100 मीटर के 200 मीटर के रेंज में आप लोगों के छात्रावास हैं। आपकी आर्ट फैकल्टी से और साइंस फैकल्टी से मैक्सिमम 500 मीटर से 700 मीटर के रेंज में है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह बन जाती है कि अभी आप लोग तो स्कूलिंग करके आएंगे, मतलब 12th तक कॉलेज लाइफ रही है। जब आप लोग किसी विश्वविद्यालय में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, यहाँ पे ऐसे क्लास नहीं चलती जैसे आप लोगों के यहाँ चलती थी पहले हम लोगों की 12th तक, कि मतलब टाइम टेबल बना है, इस टाइम तक इस टाइम से हिंदी चलेगी, इंग्लिश चलेगी, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे जो एक डिपार्टमेंट है ना, जैसे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, तो मान के चलिए अपने यहाँ जो महाविद्यालय होती है वो इतना बड़ा डिपार्टमेंट ही है यहाँ पे। तो आपकी क्लास कोई 9:50 से 10:40 चलेगी, तो कोई दूसरी क्लास 4 बजे चलेगी या फिर 2:10 से चलेगी। तो बीच में ये जो गैप मिलता है लगभग 2 से ढाई घंटे का, ये गैप को कैसे मैनेज करें। अगर आप डेलीगेसी में रहते हैं, रूम लेके रहते हैं, तो आसपास तो रूम मिलता नहीं, कम से कम 2-3 किलोमीटर दूरी पर रूम मिलेंगे। अब आपके पास 2.5-3 घंटे की जो बीच की समय मिलती है उसको आप उतना जाने में गंवा देंगे। तो सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि जो छात्रावास है वो कैंपस के पास है, बिल्कुल, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरी फैसिलिटीज यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए आपको बड़ा सा ग्राउंड, अगर आप लोगों ने ये वीडियो केपीयूसी का ही देखा हो तो उसमें मैं दिखाया था कि कितना बड़ा ग्राउंड है और क्या क्या चीज़ें हैं। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वाईफाई आपके हर छात्रावास में, आपके हर रूम के पास, मतलब एक वाईफाई जो लगता है उसमें 2 रूम कवर होते हैं, मतलब, लेकिन वाईफाई सिर्फ 2 छात्रावास में है, पीसीबी में और एसएसएल में। हमारे केपीयूसी में वाईफाई की व्यवस्था नहीं है। ठीक है दोस्त, तो वाईफाई की व्यवस्था मिल जाती है, स्पोर्ट्स की व्यवस्था मिल जाती है, उसके साथ साथ दूरी मैनेज हो जाती है। और दूसरी चीज, छात्रावास में अगर आप किसी भी छात्रावास में रहेंगे तो डेली जो है द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान जैसे न्यूज़पेपर आके यहाँ बोर्ड पे लग जाते हैं। इसके साथ साथ एक बढ़िया वातावरण मिलता है और सारी चीज़ें मैनेज हो पाती हैं। ये रही फैसिलिटीज़ की बात। दूसरी बात करें कि इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, फी कितनी लगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, फी वाली। तो फी में अगर हम बात करें तो पिछली साल वाले जो हर साल फी लगती थी वो एसएसएल में 13,700 रुपये या 13,500 रुपये लगती थी। पीसीबी वहीं 14,700 के आसपास लगती थी और केपीयूसी में लगभग 16,000 रुपये लगती थी। अगर आप लोग देखिए तो ये मेरे पास केपीयूसी छात्रावास की फी रिसिप्ट है, पिछली बार जो जमा हुई थी मेरी। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें 8,000 रुपये विद्युत का लगा तो जो रिफंड हो जाता है, और 2,000 रुपये इसमें जमा होता है, मतलब सिक्योरिटी के तौर पे, और उसके बाद छात्रावास की शुल्क 6,000 रुपये होती है। ठीक है, तो ये मतलब शुल्क रहा। और इसमें से जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो इसमें से लगभग 6,000 रुपये आपका रिफंड आ जाता है। मतलब अगर 14,000 रुपये दिए तो आपको 8,000, अगर 15,000 दिए तो 9,000, ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये रहा फी स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या जो है कि अब इसके बाद प्रोसेस की बात करें कि हॉस्टल अलॉट कैसे होता है। तो दोस्तों, हॉस्टल अलॉट करने के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, कहीं यूनिवर्सिटी की साइड से कोई फॉर्म नहीं भरना है। जैसे ही आप लोग प्रवेश भवन पे आइएगा और जैसे ही आपकी एडमिशन प्रक्रिया संपन्न होगी और आपको ये एडमिशन कार्ड ऐसा मिलेगा, जैसे ही आप लोगों को ये ऐसा एडमिशन कार्ड मिलेगा तैसे ही आपकी जो एडमिशन की प्रक्रिया है वह पूर्ण हो जाएगी। और ये एडमिशन कार्ड मिलते ही आप लोगों को प्रवेश भवन के जस्ट बगल में ही वहीं पे एक छात्रावास काउंटर है, हॉस्टल काउंटर है, वहीं आपको फॉर्म मिलेगा।
फॉर्म के साथ फिर वही आपके सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपके रिजल्ट लगेंगे, आपकी सारी चीज़ें लगेंगी और रिजल्ट के बाद ये एडमिशन कार्ड और फिर रिसिप्ट आप भर के वहाँ पे जमा करने के बाद आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अगर आप उस रैंक में आएंगे जिस रैंक में हॉस्टल की कट ऑफ बनती है, तो सीधे आपके नंबर पे फ़ोन जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपका चयन इस छात्रावास में हो गया है, आप अपने अभिभावक के साथ फला तारीख को यहाँ पर आएँ। और उसके बाद भी ये चीज़ें पेपर में भी अपडेट होती रहती हैं कि आज यहाँ की कट ऑफ आई है, ये कट ऑफ इतनी गई है, पेपर में भी निकलता रहता है। तो ये प्रोसेस रहा, मतलब इसमें आपको कुछ भी परेशान नहीं होना है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप प्रवेश भवन पे भी काम हो जाएगा। अगर उसके बाद वहाँ पे भी नहीं हो पाता तो फिर आप लोग छात्रावास में, जैसे कुछ छात्रावास के फॉर्म जो है कि छात्रावास पर ही मिलते हैं, जैसे कि एपीयूसी का हम लोग प्रवेश भवन पे हमें नहीं मिल पाया था, तो हम लोग पूछे तो बताएं कि छात्रावास चले जाइए, वहाँ पे फॉर्म मिल रहा है अभी, जो है कि आज नहीं आए हैं। तो ऐसा जो होता है तो आप लोग वहाँ पे आने के बाद सारी चीज़ें जान जाएंगे। ठीक है। कुछ दोस्त मेरे जो हैं वो कह रहे थे कि सर जीएन झा छात्रावास कैसे मिलेगा। वो मुझे पता है क्यों जीएन झा पूछ रहे थे, क्योंकि दोस्त 1997 में एक, मतलब जो 1997 में यूपीएससी का रिजल्ट आया था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसमें 1997 के रिजल्ट में एन झा हॉस्टल से टॉप 10 में 7 लोग थे। दूसरी और तीसरी रैंक एक ही रूममेट थे, तो उस सिलेक्शन हुआ था। तो एन झा हॉस्टल बहुत चर्चित है। तो आप लोग जान रहे हैं कि एन झा हॉस्टल सिर्फ एमएससी और रिसर्च स्कॉलर को अलाट होता है, उसमें यूजी को अलाटमेंट ही नहीं होता है। तो आप लोगों के लिए 3 हॉस्टल मिलने हैं। अब सारा खेल नंबर का है। अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पे आप लोगों को हॉस्टल मिलेगा। अगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो संदिग्ध स्थितियां पैदा होंगी। उसके बाद भी कभी कभी एक कट ऑफ आने के बाद फिर दूसरी कट ऑफ जारी होती है। तो आप अगर फॉर्म सही सलामत भर दी हैं तो फॉर्म भरने के बाद आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको सूचित करके वो लोग खुद इन्फॉर्म करके आप लोगों को एडमिशन, मतलब दाखिला दे देंगे और आपको एक रूम अलाट कर देंगे। फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें, फैसिलिटीज आप लोग देख ही रहे हैं, छात्रावास का एक अपना अलग माहौल होता है, एक घर जैसा, एक परिवार जैसी फीलिंग आती है। आप लोग कभी अकेलापन नहीं फीलिंग होता है। और अपने पूरे लाइफ का अगर एक गोल्डन टाइम मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि मेरे पूरे लाइफ का सबसे गोल्डन टाइम पीरियड यही है। तो आप लोगों को मतलब ये सारी चीज़ें रहीं। और साथ ही मतलब ये कि क्या छात्रावास में रैगिंग होती है, तो रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। ऐसे पोर्टल बना रखे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन ने कि अगर आप लोग चाहें तो सब कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। छात्रावास मतलब बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप लोगों को मिलते हैं, सबसे बड़ी समस्या मिलने वाली है कि मिल जाए तब ना, क्योंकि 160 के आसपास सीट है। ये 160 में आपके बीए बीएससी सब हैं। अब 100-150 सीट है बीए के लिए, तब उसमें एडमिशन हो रहे हैं 3500 4000, उसमें से 100-150 लोगों को छात्रावास मिल पा रहे हैं। छात्रावास तो एक्चुअली मिल ही नहीं पाते हैं, इतनी कम सीटें हैं। और जो छात्रावास है सिंगल सीटर हैं, मतलब उसमें एक ही लोग रहते हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो है ये सिंगल सीटर है कि डबल सीटर है। तो यूजी के जितने भी हॉस्टल हैं वो डबल बेड है। पीजी में आपको सिंगल बेड मिलते हैं। पीजी में आप डीजे है, ताराचंद है, वो एन झा है, सब में सिंगल बेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे डबल बेड होते हैं। आपका एक रूममेट होता है। आप अगर मतलब आपके जो आप दोस्त हो मतलब अपने से बना सकते हैं। अगर कोई नहीं मिलेगा तो यहाँ का जो सुपरिटेंडेंट होता है, शिक्षक होता है, वो खुद बना देंगे आपको रूममेट जिससे अपने हिसाब से। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें रही हॉस्टल के बारे में। इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हो तो निश्चित तौर पे कमेंट करिएगा, भरसक मैं देने का प्रयास करूँगा। और अगर आप लोग अभी बहुत सारी जो है सूचनाएं हैं इससे रिगार्ड, अभी इसके अगले वीडियो में मैं लड़कियों के छात्रावास के बारे में बताऊँगा कि उनमें कौन कौन से हॉस्टल अलाट होते हैं और क्या प्रोसीजर होते हैं। लगभग यही प्रोसीजर होते हैं, बस थोड़ा मोड़ा चेंज होता है। ये सब चीज़ें हैं लड़कियों के लिए भी। और लड़कों के लिए तो ये रहा 3 हॉस्टल यही मिलते हैं। और इसी के मतलब आप लोग इतना ही करना है, कुछ नया करना नहीं है। नंबर अच्छे होंगे तो छात्रावास निश्चित तौर पर मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद।